बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। और सिक्स्थ पे हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो ये इन चीज़ों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फिर तो प्रीवियस लेक्चर को आप एक दफ़ा देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पिछली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उनका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी तो शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, 6 डेफिनेशन हमने कर ली थी। अब नेक्स्ट 7th नंबर पर नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो, एक तो ये चीज़ नोट करें कि उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को हम माइनस ए से डिनोट करेंगे, माइनस ए से ज़ाहिर करेंगे। और दूसरे नंबर पर उसने एक बात बताई है कि माइनस ए किस किस्म का मैट्रिक्स होगा, दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। और इसको हम जो ए मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करके हासिल करेंगे। मतलब प्लस होंगे तो हम माइनस कर देंगे, और अगर उसके एलिमेंट्स के साइन जिनके माइनस होंगे तो उनको हम प्लस कर देंगे। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 -2 3 और 4 हैं, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ए का उसको हम डिनोट तो करेंगे माइनस ए से। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखेंगे अब हम उसमें किस तरह से हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें हमने इसके जो ए के एलिमेंट्स हैं इन्हीं के जो साइंस होंगे, जो अलामतें होंगी उनको हमने चेंज करके लिख देना। जो प्लस वाले होंगे उनको माइनस करके लिख देना है, जो माइनस वाले उनको प्लस करके। जैसे +1 है तो इसको -1 लिख देंगे, -2 है तो इसको +2 लिख देंगे, +3 है तो -3 लिख देंगे, और +4 है तो इसको -4 लिख देंगे। तो ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो माइनस ए है, और इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स के जो साइंस हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, उलट कर दिए गए हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसको -b से डिनोट करेंगे। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, एलिमेंट्स यही होंगे लेकिन उनके साइंस, उनकी अलामतें चेंज कर देंगे। जो प्लस है हमारे पास उनको माइनस कर देंगे, और जो माइनस है उनको प्लस कर देंगे। जैसे +1 है तो इसको -1 लिखेंगे, इसी तरह से -2 है तो इसको +2 लिखेंगे। प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर किसी एलिमेंट के साथ कोई साइन ना लगा हुआ, कोई अलामत ना हो, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो प्लस या जमा की अलामत है। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कॉलम इसको हम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज़ मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसमें उसने कहा है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और उसका हम लें ट्रांसपोज लेने के बाद उसके अंदर कोई चेंजिंग ना आए, मतलब ए के ट्रांसपोज में भी वही एलिमेंट्स हों सेम टू सेम जो ए के अंदर थे, ना उनके साइंस में फ़र्क होगा, मतलब उनकी अलामतें भी एक दूसरे से चेंज नहीं होंगी। तो अगर किसी कॉलब का हम ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो हम उस कॉलब को बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कॉलब है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स एम लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0 है। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने का मैंने आपको तरीका बताया था, इसको m की पावर t से तो हम डिनोट करेंगे। और ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि पहली रो का पहला कॉलम बना दें, 1 2 3, ये पहली रो थी तो हमने पहला कॉलम बना दिया। इसी तरह से दूसरी रो थी 2 -1 4, इसका दूसरा कॉलम बना दें 2 -1 4। इसी तरह से जो तीसरी रो है 3 4 0, इसका तीसरा कॉलम बना दें 3 4 0। तो ये हमारे पास m का ट्रांसपोज आ गया। अब चेक करते हैं, देखें ज़रा, m की जो पहली रो थी वो 1 2 3 थी, ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसकी जो पहली रो बनी है वो 1 2 3 ही है। इस तरह से m की जो दूसरी रो थी वो थी 2 -1 4, m की पावर t मतलब m के ट्रांसपोज की जो दूसरी रो है वो भी 2 -1 4। इसी तरह से m की जो तीसरी रो थी वो 3 4 0 थी, और m के ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो हमारे पास तीसरी रो है वो है 3 4 0। तो ये तो हमने m जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया था, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम टू सेम एलिमेंट्स वही आ गए हैं। तो इस किस्म का जो कॉलब होगा, इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलब बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये एक और मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 -1 2 2 3 1 और 3। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो ए के ट्रांसपोज को हम डिनोट तो करेंगे ए पावर टी से, और ट्रांसपोज लेने का तरीका वही, पहली रो का पहला कॉलम बना दे। जिस तरह पहली रो है इसकी 2 1 3, तो इसका पहला कॉलम बना दे 2 1 3। इसी तरह से दूसरी रो -1 2 2 है
तो -1 2 2, ये हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो थी 3 1 3, तो इसका भी तीसरा कॉलम बना दें 3 1 3। अब ज़रा देखते हैं, जो ए कॉलम है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स पहली रो के अंदर है 2 1 3, यहाँ पे 2 -1, इसके अंदर चेंजिंग आ गई है, ये प्लस का 1 है वो माइनस का 1 है। इसी तरह से आगे भी अगर देख, खैर एक भी एलिमेंट अगर चेंज आ जाए तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्योंकि ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये ए के इक्वल ए का ट्रांसपोज लेने से इसके एलिमेंट्स ए वाले एलिमेंट्स के इक्वल नहीं आए हैं, साइंस में चेंजिंग आ गई है, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ उस सूरत में बोलना है कि हमारे पास कोई भी कॉलम एम हो और उसका हम ले ट्रांसपोज, किसी भी कॉलम एम का ट्रांसपोज हमने लिया जैसे यहाँ पे लिया था, और वो इक्वल आ जाए एम के ही, अगर ऐसा हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज लें और उसके एलिमेंट्स में मतलब चेंजिंग आ जाए, वो ए के इक्वल ना आए, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए पावर टी या ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए के। अच्छा एक चीज़ नोट करते चलें, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, मतलब इनके रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये चीज़ भी नोट करते चलिएगा। इसी तरह से डेफिनेशन के अंदर उसने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो उसका हम ट्रांसपोज लें और उसका जो आंसर आए ट्रांसपोज लेने के बाद वो -a के इक्वल आ जाए, मतलब ए एलिमेंट्स ए के ही हो लेकिन उनके साइंस एक दूसरे के जो हैं वो अपोजिट आ जाएं। जैसे हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए हो और उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स बनाए तो नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर उसके साइंस जो हैं वो एक दूसरे के उलट आ जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो कॉलम तो हमारे पास ए ही रहे लेकिन उन एलिमेंट्स के साइन ए वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस के उलट आ जाएं, तो इस किस्म का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0, इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में हमने चेंज करना होता है। तो पहली रो 0 2 3 है तो इसका पहला कॉलम बना देंगे 0 2 3। इसी तरह से जो दूसरी रो है -2 0 1, इसका दूसरा कॉलम बना देंगे -2 0 1। इसी तरह से जो तीसरी रो है हमारे पास -3 -1 0, इसका तीसरा कॉलम बना देंगे -3 -1 और 0। अब चेक करते हैं इसको भी। तो देखा जाए तो ए का ट्रांसपोज लेने के बाद जो इसके एलिमेंट्स बने हैं ए के साथ इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 0 तो वहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2 है वहाँ पे माइनस का 2 आ गया, यहाँ +3 है तो वहाँ पे माइनस का 3 आ गया, यहाँ -2 था तो वहाँ पे प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे 0 है वहाँ पे भी 0, 0 के साइन में कोई मसला नहीं होता, जो भी आ जाए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे +1 है तो वहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे तीसरी रो के अंदर -3 है पहला एलिमेंट तो वहाँ पे +3 आ गया, यहाँ पे -1 है तो वहाँ पे +1 आ गया और 0 0 ही है। तो हमने देखा कि हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद एलिमेंट्स तो वही रहे लेकिन उनके साइंस चेंज होके आ गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए और जो माइनस थे यहाँ पे वो वहाँ पे जाके प्लस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमने ए का ट्रांसपोज जो लिया है वो असल में किसके इक्वल आया तो ए के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा कि जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे और वो उसके आएगा तो उसी के इक्वल लेकिन नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस किस्म का जो कॉलम होगा, इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम लें ट्रांसपोज, अगर तो वो इक्वल आ जाए ए के, सेम टू सेम ए ही आ जाए, तो उसको हम बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई कॉलम ए है उसका हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन वो -a के इक्वल आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ होती है इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। या इसको हम जो है वतरी कॉलम भी हम इसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, उर्दू में इसको हम वर्तरी कॉलम भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं खैर कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये भी नोट कीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी। अच्छा क्या उसने डेफिनेशन में बताया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0।
नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कॉलम ए हो, कोई भी मैट्रिक्स ए हो या बी, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर उसके जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं मतलब डायगनल के अलावा उन सब वो जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा, इस किस्म का जो कॉलम होगा, उसको हम डायगनल मैट्रिक्स या फिर वतरी कॉलम बोलेंगे। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको डायगनल बता दूं तो कि डायगनल क्या चीज़ होती है। ये मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, तो इसके पहले एलिमेंट से इस तरह क्रॉस में एक जो लाइन लिखी हुई होगी ना, क्रॉस में पहले कोने से आखिरी कोने तक, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये डायगनल के एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायगनल, इसको हम बोलते हैं डायगनल। और ये जो बाकी हैं इसके अलावा ऊपर वाले भी और इसके नीचे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन डायगनल कहलाएंगे। ये गैर वतरी अरकान है, इसको वतर या फिर हम उर्दू में इसको वतर बोलते हैं, वतर या फिर डायगनल। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स होगा हमारे पास जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखा जाए तो जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 3 इनमें से मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं है, और इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस किस्म का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, इस किस्म का जो कॉलम होगा जिसके वतर में से सारे तो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, कम से कम एक भी अगर डायगनल के अंदर ऐसा एलिमेंट आ गया जो ज़ीरो ना हो, इसके अलावा बेशक डायगनल के अंदर भी बाकी ज़ीरो हों सारे एलिमेंट्स, तो कम से कम एक एलिमेंट्स इसके अंदर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और इसके अलावा नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो ही होने चाहिए। तो इस किस्म का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा, वतरी कॉलम कहलाएगा। इसी तरह से ये मैंने एक आगे कॉलम लिखा है, बी लिखा है, मैट्रिक्स बी है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स अगर देखे जाएँ तो ये 0 0 0 2 0 0 0 0 है। अगर इसके डायगनल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बाकी डायगनल के भी ज़ीरो हैं, लेकिन नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये कॉलम भी हमारे पास वतरी कॉलम होगा, और इसको इंग्लिश में हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक सी कॉलम है, सी मैट्रिक्स है। इसके अंदर एलिमेंट्स अगर देखे जाएँ तो जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 3 एलिमेंट्स आए हैं डायगनल के अंदर, उनमें से एक जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी ये ज़ीरो हैं, लेकिन नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये भी हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से हमारे पास एक एम कॉलम है, एम मैट्रिक्स है। इसके अगर डायगनल के एलिमेंट्स को देखा जाए तो ये नॉन ज़ीरो हैं और इसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो इस किस्म का ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये भी हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है, वतरी कॉलम है। तो सिंपल इसका जो है कंसेप्ट है कि अगर डायगनल के अंदर, वतर के अंदर कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो या सारे नॉन ज़ीरो हों, सब सारे नॉन ज़ीरो हो जाएं या कम से कम एक लाजमी नॉन ज़ीरो हो, लेकिन नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो हों, तो इस किस्म का जो कॉलम होगा वो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर वतरी कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। उसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक के ऊपर से, उसके बाद में एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। जी, स्केलर मैट्रिक्स की पहले बुक के ऊपर से डेफिनेशन देखते हैं क्या चीज़ होती है। स्केलर कॉलम जो है इसकी डेफिनेशन है बुक से कि डायगनल मैट्रिक्स, ये नोट कीजिएगा कि ये एक डायगनल मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके जो डायगनल के एलिमेंट्स होंगे वो कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होता है डायगनल मैट्रिक्स के अंदर। तो खैर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। और डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन कौन से डायगनल मैट्रिक्स को? इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, अगर जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम हों और सब के सब नॉन ज़ीरो हों। तो डायगनल के लिए नॉन ज़ीरो होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन वो अगर सब के सब सेम आ जाएँ तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जी, एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 2 2, इसके डायगनल के एलिमेंट्स हैं, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। ये हमारे पास डायगनल के एलिमेंट्स हैं। तो देखा जाए तो ये डायगनल मैट्रिक्स तो है ना, क्योंकि डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो और इसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। अच्छा, अगर कोई किसी डायगनल एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और वो तमाम के तमाम सेम आ जाएं, जैसे यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इस किस्म का जो डायगनल मैट्रिक्स होगा उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर कॉलम बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक कॉलम बी है, इसके हमने एलिमेंट्स देखे, ये लिखे हुए हैं के 0 0 0 के 0 0 0 और के। इसके डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम है।
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे सेम है, इस वजह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनके लिए नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी था, सेम होना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन है कि हमारे पास जो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन ज़ीरो भी हों और सब के सब सेम भी हों। तो इस किस्म का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स भी सारे सेम होंगे, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक सी कॉलम है, इसके अगर डायगोनल के अंदर देखा जाए तो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी, और इसके अलावा बाकी ज़ीरो हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ एक जैसे भी हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो और साथ साथ सेम भी हों, तो इस किस्म का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू में जिसको हम वहदानी या फिर ज़रबी ज़ाती कालब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं क्या लिखता है डेफिनेशन में कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, नोट करें ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसमें कहा कि जो हमारे पास इस किस्म का मैट्रिक्स होगा कि जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो तो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उन सब में 1 1 1 लिखा हुआ होगा। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ये है, इसके एलिमेंट्स ये मैंने लिखे हुए हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये डायगोनल को मैंने इसके मेंशन भी किया हुआ है। तो डायगोनल के अंदर अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो वो सेम है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ये भी हमने देखा। और डायगोनल के एलिमेंट्स एक तो सेम है, तो इस वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन सेम होने के साथ साथ वो सब के सब 1 1 1 लिखे हुए हैं। तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सब के सब नॉन ज़ीरो होंगे और वो 1 होंगे, मतलब 1 1 1 लिखा हुआ होगा, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स भी है, इसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 मैंने लिखे हुए हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, तो सेम होते हैं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर तो है ये, लेकिन क्योंकि डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स 1 और 1 ही लिखे हुए हैं, तो इस वजह से इसको वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब या फिर इंग्लिश में हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्योंकि वाहिद का मतलब एक होता है, तो अगर डायगोनल के एलिमेंट्स वतर के अरकान अगर वाहिद आ जाए, मतलब एक एक ही लिखा हुआ आ जाए, जितने भी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हों वो सब के सब एक एक ही हों, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर वहदानी या फिर ज़रबी ज़ाती कालब या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम आई से। ये लास्ट 3 जो हमने मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं ये इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था उसमें ये था कि भाई जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होता है, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। तो इस किस्म का जो हमारे पास था मैट्रिक्स, उसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स बोला था। स्केलर में सिर्फ क्या हुआ था, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो थे, बाकी सारे ज़ीरो ही थे, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो सब के सब सेम थे। और इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो और डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये, अगर देखा जाए तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम भी हैं, तो इस वजह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर कालब भी है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो डायगोनल के एलिमेंट्स में क्योंकि 1 1 1 ही लिखा हुआ है, इस वजह से ये एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसको हम वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी तमाम डेफिनेशंस। अब 1.2 जो एक्सरसाइज है वो इन डेफिनेशंस की बेस पे उम्मीद है कि आप बड़े आसान अंदाज में समझ सकेंगे, और इंशाल्लाह थोड़े से 1 या 2 क्वेश्चन कराने के बाद उम्मीद है कि अगर आप ख़ुद करना चाहें तो आप ख़ुद भी उनको कर सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।